वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिम्पल पारिक, आपकी लॉ एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने जितना सारा प्यार हमारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सीरीज को दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसपे भी आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ लेकर आइए ऐसा कोई सेशन जहाँ हमने आपके साथ ऐसी कुछ ट्रिक्स शेयर की जिससे कि आपको अच्छे स्कोर आ सकते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस जो कि आपके बेयर एक्ट में गिवन है, अगर प्रोविजंस पे कोई क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आपको बेयर एक्ट को रेफर करना है और अपने आंसर्स को वहां पर टिक करना है। बट उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों का था, जहां आप लोगों ने हमसे ये पूछा कि मैम ठीक है, अगर कोई प्रोविजन वाला क्वेश्चन आता है तो वो तो हम बेयर एक्ट से सर्च करके उसमें टिक कर देंगे, उसमें हम लोग मार्क कर देंगे, बट व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चंस जो कि बेयर एक्ट में गिवन नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट आपने देखा होगा कि टॉप 50 लैंडमार्क जजमेंट्स जहां पर 2 लाइनर क्वेश्चंस जैसे कि पूछे जाते हैं ना कि ये कौन से जजमेंट में बताया गया, तो वो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे जो वीडियो सेक्शन है यूट्यूब चैनल का, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। दिस इज द वीडियो। आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। 40-45 मिनट्स का ये वीडियो है जिसमें टॉप 50 जजमेंट्स को डिस्कस किया गया है, चाहे वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, टॉर्ट्स हो, क्राइम हो, कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड ऑल्सो 2025 के जितने भी मिसलेनियस जजमेंट्स है, लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं इस साल बाय द सुप्रीम कोर्ट, उनको भी हमने डिस्कस किया है। आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं AIBE में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन है, द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर, ये जो डेफिनेशन है एडमिन लॉ की, वो किसने दी है। उसके बाद दूसरा, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स से रिलेटेड डेफिनेशंस पूछे गए हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन है टॉर्ट की वो किसने दी है। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज कुछ ना आपने देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एडमिन लॉ है, 3 मार्क्स का हमें पूछा जाता है, कंपनी लॉ है, 2 मार्क्स का आ जाता है, एनवायरमेंटल लॉ है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है जहां से 5 क्वेश्चंस हमको यहाँ से पूछे जाएंगे। सो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, कई बार हमें ये लगता है कि इनको करें या नहीं करें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप PYQs देखोगे आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं जो कि अगर आप याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की बात है, ये एग्जाम से पहले आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डेफिनेशन वाला आता है तो गलत नहीं होने वाला है। वाई? बिकॉज PYQs को ध्यान में रखते हुए आज तक जितने भी पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के डेफिनेशंस, वो हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है अभी तक जरूर से कर लीजिएगा। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेफिनेशंस पे। ये डेफिनेशंस हमें बहुत बार पूछे गए हैं AIBE में और आगे भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है पूछने के लिए AIBE पर्पस से, सो वहां पर क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें सर आइवर जेनिंग्स की, इनका क्या कहना था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ, ये एक ऐसा लॉ है जो डिटरमाइन करता है द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। हमारे जितनी भी एडमिन अथॉरिटीज हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज है, ये डिफाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऐसा सर आइवर जेनिंग्स का कहना था। अब आप याद कैसे करोगे उसको, कोई भी एक वर्ड के साथ आप इसको याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हो कि अगर सर आइवर जेनिंग्स का कोई भी आता है एडमिन लॉ का डेफिनेशन, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और पावर के बारे में जरूर बात हो रही होगी। उसके बाद चलते हैं हम AV डाइसी पे। इनका क्या कहना था, इन्होंने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज दैट पोर्शन ऑफ अ नेशंस लीगल सिस्टम व्हिच डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफिशियल। सबसे पहले जो AV डाइसी हैं, इन्होंने स्टेट ऑफिशियल्स के बारे में बात की है कि जो एडमिन लॉ है वो क्या है, वो हमारे लीगल सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो कि लीगल स्टेटस बताता है और जिम्मेदारियां बताता है हमें, जो भी हमारे स्टेट ऑफिशियल्स की है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो एडमिन लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफिशियल्स के बारे में बात नहीं करता है, ये राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करता है। ऑफ हुम?
द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो कि पब्लिक ऑफिशियल से डील कर रहे हैं, उनके पास में क्या राइट्स है, उनकी क्या लाइबिलिटीज बनती है, वो भी हमें एडमिन लॉ बताता है। उसके बाद ये हमें बताते हैं कि एंड विच स्पेसिफाइज द प्रोसीजर बाय विच दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज कैन बी एनफोर्स्ड। जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज लीगल स्टेटस चाहे हमारे स्टेट ऑफिशियल्स के पास है या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स के पास है, वो किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उनको एनफोर्स करने के लिए, इसके बारे में भी हमें कौन बताता है, एडमिन लॉ बताता है। सो अगर आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया जाता है जहां स्टेट ऑफिशियल्स के बारे में बात हो रही है, एनफोर्समेंट के बारे में बात हो रही है ऑफ एडमिन लॉ ऑफ द प्रोसीजर, एंड ऑल्सो जहां पर हमारी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एवी डाइसी ने बताया है। उसके बाद हम आते हैं गार्नर पे। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमें पिछली बार भी पूछा गया था, पहले भी पूछा गया है। तो गार्नर का क्या कहना है, एडमिन लॉ क्या है? इट कंटेन्स दोज रूल्स व्हिच आर recognized by the court as law and which relates to and regulates the administration of government। यानी कि गार्नर का ये कहना है, आप गार्नर को कोर्ट से याद रख सकते हो कि गार्नर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एडमिन लॉ को कोर्ट से रिकॉग्नाइज किया है, रिलेट किया है, जहां इनका ये कहना है कि भाई एडमिन लॉ में जो भी रूल्स हैं वो कैसे रूल्स हैं जिनको हमारी कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है, एंड ऑल्सो ये जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर एडमिन लॉ है, ये क्या रेगुलेट करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही पार्टीज को सुनना कोई भी डिसीजन पे जाने से पहले। सो ये सारी चीजें क्या है, फॉलोइंग द रूल ऑफ द लैंड, ये सब चीजें क्या है, ये सब आती हैं वहीं पर जहां पर कोर्ट भी कहता है कि भाई हम भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लॉ। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो अगर एडमिन लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आता है जो कि आपके बैलेट में नहीं है, यू नो नाउ कि आप उसे तभी भी कर पाओगे अगर आपको वो बैलेट में नहीं भी मिलता है, तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो कि बैलेट में नहीं होंगे वो भी अब आप कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो डेफिनेशंस हैं ये हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल में ही नहीं, जब हम लॉ के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं यूजी पीजी, तभी भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सैलमन का क्या कहना था। ये सारे ही डेफिनेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली जो लिमिटेशन एक्ट में दिया है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जहां आपके पास 3 जूरिस्ट के नाम होंगे और एक आपको लिमिटेशन एक्ट दिया हुआ होगा, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्ट में कहां डिफाइंड है और लिमिटेशन एक्ट में टॉर्ट्स की डेफिनेशन क्यों दी हुई होगी, तो हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिमिटेशन एक्ट का क्या कहना है। जो लिमिटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 2M हमसे कहता है इट डिफाइन टॉर्ट्स एज अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट और सिविल रॉन्ग, मतलब ये जो टॉर्ट्स है वो एक सिविल रॉन्ग ही है, यानी कि पनिशमेंट नहीं दी जा रही है टॉर्ट कमिट करने के लिए, लेकिन कॉम्पनसेशन किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टी को फुलफिल करना होगा, देना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट में ये बताया जा रहा है कि जो टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग तो है ही, लेकिन ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हलवाई हूँ, है ना, और मुझे मिठाइयाँ बनानी है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, और आप जो है वो आपकी एक फैक्ट्री है जहां पर आप शुगर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ना। मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने आपसे कहा कि भाई त्योहार आने वाला है, मुझे उससे पहले आपसे 100 क्विंटल चीनी चाहिए। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि अगर आप फेल करते हैं 100 क्विंटल चीनी पहुंचाने में मुझे, तो आप ये समझ लो कि मुझे इस त्योहार में 10 से 15 लाख तक का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज आई एम टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, है ना। तो जो भी मेरा नुकसान होगा 10 से 15 लाख रुपए का, वो आप भरेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या होगा। लेकिन अगर मैं रास्ते से चल रही हूँ और वहां पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो एक बालकनी है फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पर उन्होंने नेग्लिजेंटली एक फ्लावर पॉट रख के रखा है, मैं जा रही थी और फ्लावर पॉट मेरे सिर पे गिर गया। नाउ देयर इज नो लॉ जो कि हमें ये बताता है कि अगर रास्ते में चलते हुए आदमी के सिर पे फ्लावर पॉट गिर जाएगा तो उसे कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि भाई ठीक है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग तो है ही, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यही सेम बात हमें बाकी सारे जो जूरिस्ट हैं वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले सैलमन, इनका क्या कहना है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक ऐसा रॉन्ग है जिसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ फाइन भरना पड़ता है, यानी कि
कॉम्पनसेशन भरना पड़ता है, फॉर विच द रेमेडी इज इन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? जो कि पहले से डिसाइडेड है। सो व्हाट आर लिक्विडेटेड डैमेजेस? दीज आर दोज डैमेजेस जो कि पहले से डिसाइड किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया हलवाई वाला, पहले से डिसाइडेड है कि अगर आपने मुझे चीनी नहीं भेजी तो आप मुझे 10 से 15 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दोगे, डिसाइडेड है। लेकिन अगर मेरे सिर पे फ्लावर पॉट गिरता है तो कितना मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये डिपेंड करता है मेरी इंजरी कितनी हुई है ना। सो एज अ रिजल्ट जो भी लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट कमिट करते हैं उसमें जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं? अनलिक्विडेटेड होते हैं, यानी कि दोज आर नॉट प्री डिसाइडेड। पहले कोर्ट के पास मैटर जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी पूरी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि कितना कॉम्पनसेशन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद ये बताते हैं कि एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। भाई यहाँ पर इन्होंने भी सेम बात कह दी। इन्होंने कहा कि हम ये कह तो रहे हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर कोई भी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से डिफरेंट है। उसके बाद आते हैं हम फ्रेजर की डेफिनेशन पे। इनका क्या कहना है? द टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। राइट इन रेम क्या होता है? जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल को मिल रहा है अगेंस्ट द वर्ल्ड। वो यहाँ पर ये अगर वायलेशन होता है इसका, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्टी को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन, है ना, और ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा परेशान है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है, सो ये जो इंडिविजुअल पर्सन है इनके पास राइट इन रेम होगा, यानी कि राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड भी इनके पास होगा। ऐसा यहाँ पर कहना है फ्रेजर का कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो क्या है? वायलेशन है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट इन रेम का। आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। देन कमिंग टू द लास्ट वन, व्हाई? बिकॉज सैल्मन और विलफील्ड में हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें याद रखनी है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैल्मन में बात की गई है नॉट एक्सक्लूसिवली दिस एंड दैट, बट यहां पर हमें वो देखने को नहीं मिलता है। विनफील्ड ने साफ साफ हमें एक बात बताई है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है, लॉ ऑफ टॉर्ट में हम कब लाइबल होते हैं? फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। अगर मेरी एक ड्यूटी है और मैंने उसको तोड़ा है, मैंने उसका उल्लंघन किया है, मैंने उसको ब्रीच किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने टॉर्ट कमिट किया है। अगर वो ड्यूटी किसने फिक्स की थी? वो ड्यूटी फिक्स की गई थी बाय द लॉ। ठीक है, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। विनफील्ड का कहना है कि ये जो ड्यूटी है ये किसके लिए है? हमारी तरफ से जनरली अगर देखा जाए तो लोगों की तरफ ही होती है। ठीक है, एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन। अगर इस ड्यूटी का ब्रीच किया जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे क्या पे करना होगा? मुझे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने होंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मिलते जुलते ही ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसके बाहर आपको एक भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब अगर आते हैं हम क्राइम पे, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई क्राइम क्या है। तो क्राइम की दो बहुत ही मेजर डेफिनेशंस है। सबसे पहले आते हैं हम ब्लैकस्टोन पे। ब्लैकस्टोन का क्या कहना है? क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कमिटेड और ओमिटेड, इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ ईदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। ठीक है, यानी कि क्राइम क्या है? कुछ ऐसा करना जो कि ना करना चाहिए था। लॉ ने बोला कि चोरी करना फॉरबिडेड है, चोरी नहीं करनी है, बट मैंने किसी के घर में गई और चोरी करके ले आई मैं, तो अब ये क्या होगा? ये क्या है? ये मेरा कमिटेड, मैंने यहाँ पर ये एक्ट कमिट किया है जो कि हमारे लॉ ने फॉरबिड किया था। बट जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा करना जो कि लॉ ने हमें करने से मना किया है वही सिर्फ और सिर्फ क्राइम होता है। कभी कभी कुछ ऐसा ना करना जो कि लॉ ने कहा था कि आप करो, वो भी एक क्राइम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर पॉन्ड है, ये एक पर्टिकुलर स्विमिंग पूल है जहां पर एक बच्चा है
जो स्विमिंग सीखने के लिए जाता है। अब यहाँ पर एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं जो कि इनको सभी को, जितने भी ऑल एजेस ग्रुप्स हैं, उनको वो स्विमिंग सिखाते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि बच्चा जो है वो जाता ही है स्विमिंग सीखने के लिए, तो वो डूब रहा होता है, वो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अब यहाँ पर स्विमिंग ट्रेनर है वो खड़े होकर इस बच्चे को देख रहे होते हैं, लेकिन बचाते नहीं है, एज अ रिजल्ट ये जो बच्चा है द चाइल्ड डाइज। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं, खड़े थे अपनी जगह पर, बट ना करके भी इन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया, ओमिट, इनका यहां पर ड्यूटी थी कि इस बच्चे को बचाए, लेकिन इन्होंने नहीं बचाया, तो ये भी एक क्राइम है। यानी कि कुछ ऐसा करना जो कि लॉ फॉरबिड करता है, या फिर कुछ ऐसा ना करना जो कि लॉ कमांड कर रहा है, ये दोनों ही चीजें क्राइम होती है। किसी को मारना भी क्राइम है, किसी को खाना ना देना ये भी कभी कभी क्राइम में आ जाता है। दैट इज ऑल अबाउट इट। देन हेल्सबरी की अगर हम बात करें, इनका क्या कहना है, क्राइम एज एन, ये कैसे डिफाइन करते हैं क्राइम को, क्राइम एज एन अनलॉफुल एक्ट। ये एक अनलॉफुल एक्ट है विच इज एन ऑफेंस अंडर द पब्लिक, ठीक है, एंड द परपेट्रेटर ऑफ दैट एक्ट इज लाइबल टू लीगल पनिशमेंट। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं। क्राइम क्या है, ये एक अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है, जहां पर हम पब्लिक के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, और जिसने भी ये ऑफेंस कमिट किया है उनको लीगल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा हेल्सबरी का कहना है। नाउ कमिंग टू कंपनी लॉ, आपने देखा होगा कि कंपनी लॉ जो है ना, यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और कुछ ही मेजर क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। कभी कभी 1 मार्क का डेफिनेशन आ जाएगा, कभी आपसे पूछा जाता है अबाउट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कभी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि भाई जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज हैं, इसमें कितने मेंबर्स होंगे या कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कभी कुछ एक प्रोविजन पूछ लेगा एटसेट्रा। इसके बाहर यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 मार्क भी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। सो अगर आपको कभी पूछा जाता है डेफिनेशन, तो इनके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये 2 ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपनी लॉ में। सबसे पहला क्या है, जस्टिस जेम्स। देखो जस्टिस जेम्स का क्या कहना है, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट कमाना, साथ में आए एक कंपनी बना ली, बस ये क्या है, ये एक कंपनी है। ये किसका कहना है, जस्टिस जेम्स का। वहीं पे ब्लैकस्टोन की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका ये मानना है कि कंपनी नेवर डाइज। एक कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है। इट इज एन एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स दैट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी may keep changing from time to time, but that does not affect the company's continuity in the link manner as the river Thames is still the same river, though the parts which compose it are changing every instant. सिंपल सी बात है कि एक कंपनी जो है वो हमेशा चलते रहती है। हो सकता है कि आज उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कल मेंबर्स ना रहे, हो सकता है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स उसमें से किसी की डेथ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेंबर्स चेंज हो रहे हैं तो कंपनी खत्म हो गई। मेंबर्स तो चेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी नेवर डाइज। और ये कहना है ब्लैकस्टोन का। बहुत ही सिंपल सा है, इसके बाहर कोई भी और डेफिनेशन आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट डेफिनेशन पे, और वो है ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। ये आपसे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम आते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी पे। इनका क्या कहना है, एनवायरमेंट लॉ क्या है? इट इज अ कलेक्टिव बॉडी, ये एक कलेक्टिव बॉडी है ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, orders and statutes, constraints and allowances that are all concerned with the maintenance and protection of the natural environment of our country। कि भाई सिंपल सी बात है, एनवायरमेंटल लॉ क्या है, ये कलेक्टिव बॉडी है जहां पर हमें सारे रूल्स बताए गए हैं, रेगुलेशंस बताए गए हैं, सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं, जितने भी हमारे स्टैट्यूट्स हैं उन सबको भी अगर हम मिला लें, यानी कि जितने भी हमारे एक्ट्स हैं उनको भी अगर हम मिला लें, इन सभी को मिलाने के बाद हमें बताया गया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, कहां पर आपको कैसा क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें जहां पर बताई गई है, जहां हमारा एक ही इंपॉर्टेंट मकसद है, और वो है हमारी जो कंट्री की नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वही है एनवायरनमेंट लॉ, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको, अगर एनवायरनमेंट लॉ के बारे में बात करो, डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, यही क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है कंस्ट्रेंट्स एंड अलाउंसेस दैट आर ऑल कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। हमें ये बताया गया है कि जो पोल्यूट करेगा वही पे करेगा। मेरी कंपनी ने अगर बिना ट्रीट किए किसी भी वेस्ट को रिवर में, पॉन्ड में कहीं पर डाल दिया है, तो क्योंकि पोल्यूशन मैंने किया है, नो मैटर व्हाट,
पेमेंट मैं ही करूंगी, उसकी भरपाई मैं ही करूंगी, ये क्या है? ये वही तो है सेम, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द लास्ट वन, फ्री लीगल डिक्शनरी, इनका क्या कहना है? एनवायरमेंटल लॉ क्या है? ये एमेलगम है ऑफ स्टेट, ये कलेक्शन है ऑफ स्टेट एंड फेडरल स्टैट्यूट। सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ही लॉज नहीं, बल्कि हमारे जो फेडरल का लॉ है, यानी कि यूनियन लॉ एंड स्टेट लॉ, ठीक है, दोनों को मिला करके, चाहे वो लॉ है, चाहे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चाहे वो कुछ भी, कोई भी कॉमन प्रिंसिपल है, जो भी बात कर रहा है अबाउट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हजार्डस वेस्ट, द वाइल्डरनेस एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, बस यहाँ पर बस इतना बताया गया है हमें। एनवायरमेंटल लॉ क्या है? ये एक कलेक्शन है लॉज का। जो लॉ सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है वैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन सभी के कलेक्शन को एनवायरमेंटल लॉ कहते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आपको और कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये जो पीडीएफ है और बाकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको अवेलेबल है लॉ प्रेप जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड यस, लाइव सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो कि आपके रोज एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। आपको जरूर से आना है और हमें लाइव ज्वाइन करना है, और जब आएंगे तब बेरेट्स को साथ में लेकर के आएंगे। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।